नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। देश में नई सरकार के गठन की तैयारी चल रही है। मोदी सरकार ने अपने वर्तमान कार्यकाल से इस्तीफा दे दिया है और एक बार फिर से शपथ की तैयारी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि 8 जून को रात 8 बजे शपथ हो सकती, लेकिन सवाल यह है कि मोदी है तो क्या मुमकिन है कि एनडीए गठबंधन मजबूत ही रहे? मुमकिन है कि जेडीयू और टीडीपी मजबूती से साथ खड़े रहे? क्या मुमकिन है कि तमाम दलों की आकांक्षाओं को पूरा कर दिया जाए? क्या मुमकिन है कि आईएनडीआईए के भी कुछ घटक दल एनडीए के साथ आ जाए? क्या वाकई में मुमकिन है कि मोदी ही अगली शपथ लेंगे? लेकिन मोदी है तो फिर नामुमकिन क्या क्या है, यह भी एक बड़ा सवाल है। आज बात इसी मुद्दे पर कि मोदी है तो मुमकिन क्या है और मोदी है तो नामुमकिन क्या रहे। दरअसल आज हमने प्रोग्राम को नाम इसलिए दिया क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा था कि मोदी को लाना है और दूसरी तरफ कहा जा रहा था कि मोदी को ही नहीं लाना है। और इसीलिए सवाल यही है कि मोदी है तो क्या क्या मुमकिन है और मोदी नहीं है तो क्या क्या मुमकिन नहीं है या फिर क्या क्या नामुमकिन है। बहरहाल जिस तरीके का गणित आंकड़ों के जरिए नजर आ रहा है उसमें एनडीए पूरे तरीके से मजबूत, क्योंकि जो ये चेहरे हैं दो, दरअसल यही तारणहार है। नीतीश, हालांकि उनका इतिहास है कि वो कभी भी किधर भी जाते हैं, लेकिन वो फिलहाल बिहार से जब प्लेन पकड़कर दिल्ली आए तो कहा कि नहीं, दिल्ली में इस चेहरे के लिए आया हूं और इसी को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाएंगे और हम साथ में बने हुए हैं। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू, वो भी आ चुके हैं, दिल्ली बैठक का हिस्सा है और वो भी ये कह रहे हैं कि जिनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा उन्हीं के साथ रहेंगे। और अगर ये दो चेहरे इस चेहरे के साथ है तो ये चेहरा जल्द नई शपथ लेता हुआ नजर आएगा। लेकिन मोदी है तो क्या वाकई में इस आंकड़े के साथ वो कठोर फैसले मुमकिन होंगे जो लिए जाने? उससे पहले शपथ होगी और शपथ के लिए बहुमत चाहिए और आज सरकार अपने बहुमत का दावा पेश भी कर देगी सरकार बनाने के लिए। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता पूजा कपिल जी, साथ में हमारे मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता भरत मेघवाल जी। शुरुआत पूजा कपिल जी आपके साथ। मोदी है तो इस लाइन को आप पूरा कीजिए। मोदी है तो शानदार एनडीए गठबंधन ने जो चुनाव जनता के बीच लड़ा, एक हैट्रिक बनाते हुए हम एक इतिहास रचते हुए एक भारत में फिर से भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सरकार देने जा रहे हैं। एक बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभरी है। मोदी जी हैं तो विकसित भारत का संकल्प 100% पूर्ण करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ में एनडीए की सरकार काम करेगी, भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। मोदी जी हैं तो चाहे वो गरीब कल्याण की बात हो, चाहे महिला शक्ति की बात हो, चाहे युवा की बात हो, किसान की बात है, जिस तरह से हमने 10 साल मजबूती से काम किया है उसी तरह से सबके विकास के लिए, सबके साथ के लिए हम लोग फिर से काम करेंगे। और मोदी हैं तो जो भारत की मजबूती विश्व में है या लोगों के बीच जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक भारत को मोदी जी के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो एक स्थायित्व दिया है वो बिल्कुल निरंतर जारी रहेगा। सेवा के काम को हम निरंतर जारी रखेंगे। उसके लिए तो बाकायदा 400 पार चाहिए था, जिसका जिक्र कर रहे थे कि भाई हम कठोर फैसले लेंगे, आप 400 पार दीजिए। यहाँ तो 300 भी पार नहीं हुआ, तो क्या अगली सरकार कठोर फैसलों के साथ आ पाएगी? विजयन जी, ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी उस जादुई आंकड़े को अकेले नहीं छू पाई, लेकिन सबसे बड़े दल के रूप में। लेकिन एनडीए जो हमारा एनडीए गठबंधन है उसने उस जादुई आंकड़े को क्रॉस किया है। जनता के हित में, भारत के हित में जो भी फैसले करने थे मोदी जी बिल्कुल निश्चित तौर पर उन्हें करेंगे। और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास जो हमारा नारा है हम उसको लेते हुए लगातार काम करेंगे। काम भी होंगे विजय जी। माने कि कम से कम अब गठबंधन का एहसास होगा कि हाँ बाकी पार्टियां भी होती हैं, उनका सहयोग भी चाहिए होता है, एक तरफा फैसले नहीं लिए जाते। बहरहाल वापस मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन प्रधानमंत्री आवास पर एनडीए की बैठक चल रही है और एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने शपथ पत्र सौंपा है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। अब जरा सोचिए, दो ही पार्टियों के दो ही नेताओं से शपथ पत्र लिया गया है, ऐसी जानकारी है।
हालांकि इसके अलावा जब आप घटक दल को देखेंगे तो लगभग 41 के आसपास घटक दल हैं जो एनडीए का हिस्सा है, लेकिन जो असर डालेंगे वो असर डालेगी जेडीयू और उसके अलावा टीडीपी, क्योंकि इन दो आंकड़ों को अगर बाहर निकाल दिया गया तो एनडीए का आंकड़ा बहुमत से 8 नीचे आ जाएगा। और ये आंकड़ा अगर जोड़ दिया गया INDIA के अंदर तो फिर वहां बहुमत बनाने की स्थिति की तरफ इसलिए बढ़ जाएंगे क्योंकि जो निर्दलीय हैं उन निर्दलियों के अंदर ज्यादातर की विचारधारा बीजेपी से मैच नहीं करती। बहरहाल शपथ पत्र सौंपा गया है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की तरफ से, सूत्रों के हवाले से खबर है। और शपथ पत्र हो सकता है एक लाइन का ही हो कि हम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, या हम मोदी को अपना अगला प्रधानमंत्री स्वीकार करते हैं। यह भी हो सकता है कि हम एनडीए का गठबंधन का हिस्सा थे, गठबंधन का हिस्सा हैं और गठबंधन का हिस्सा रहेंगे। हालांकि हम फिर आपको कह रहे हैं कि सियासत में ना कुछ स्थायी है और ना कुछ ऐसा जिसको आप कहें कि आज है और कल भी रहेगा। और हमने देखा है, हमने ना सिर्फ पार्टियों को बदलते देखा है बल्कि पावर को बदलते देखा है। लेकिन फिलहाल किसी भी सूरत में एनडीए मजबूत ही नजर आ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा घटक दल या कहें कि INDIA जो कुल कर पाया उससे ज्यादा बीजेपी अकेले कर पाई। भरत हमारे साथ है। भरत भाई, आप तो कह रहे थे कि एक बयार बह रही है, आप तो कह रहे थे कि इस बार जनता में आक्रोश है, आप तो कह रहे थे मोदी बनाम जनता का चुनाव है, आप तो कह रहे थे कि संविधान खतरे में है और इसलिए सब मिलकर मोदी को हटाने की तैयारी कर रहे हैं। मोदी के नेतृत्व में अभी भी बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और इतने वोट इतने सीट लेकर आई जितना INDIA मिलकर नहीं ला पाया। विजेंद्र जी देखिए, जब इस देश के अंदर पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी और जब ये लोकसभा का 17वीं लोकसभा के जो चुनाव 18वीं के हो रहे थे तो सत्ता दल ने संपूर्ण विपक्ष को जेल में भरने का काम किया। देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, उसके खाते को सीज करने का काम किया। सेम लेवल प्लेइंग फील्ड को हटा दिया गया। जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं थी उनका दुरुपयोग किया गया और 400 पार का जो नारा माननीय मोदी जी दे रहे थे वो 300 तो छोड़िए 272 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाए। अगर मोदी जी होते और मुमकिन होता तो जहां डबल इंजन की सरकारें थी वहां पर जो 2019 के अंदर इनकी सीटें आई थी उससे भी नीचे की इनकी सीटें नहीं आती। आज इनको एनडीए की याद आ गई। 10 साल में कितनी बार इन्होंने एनडीए के लिए वहां पर बैठकें की। जब इंडिया गठबंधन बना तब इन्होंने क्या कहा कि यह गठबंधन भ्रष्टाचारी गठबंधन है, यह गठबंधन जीत नहीं पाएगा, जनता इनको वोट नहीं देगी। लेकिन आपने देखा उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति हुई, आपने देखा कि इनकी महाराष्ट्र में क्या स्थिति हुई, आपने देखा कि राजस्थान जैसे प्रदेश में माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जहां ये 2-3 सीटें की भी बात नहीं कर रहे थे, हम 11 सीटें जीत कर आए। और पूरे देश के अंदर धन्यवाद देना चाहता हूं मैं इस राजस्थान की जनता को और इस देश की जनता को जिन्होंने मोदी जी को आईना दिखा दिया। आपने कहा मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का तो नाम ही नहीं था। मोदी की गारंटी, मोदी का परिवार, मोदी का एक्शन, मोदी का स्वयंभू चाणक्य नीति जी के जो विचार थे वो भारतीय जनता पार्टी तो दूर दूर तक नहीं थी। आज इनको एनडीए की याद आने लग जाती है। कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने 2 बार देश नाप दिया, संविधान का मुद्दा उठा दिया, उन्होंने तानाशाही का मुद्दा उठा दिया और ना जाने क्या क्या कहा। उसके बाद भी तो कांग्रेस 100 पार नहीं कर पाई। इस पर विश्लेषण नहीं होगा। वाराणसी के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी को मात्र 1.5 लाख से जीत मिलती है 3 घंटे मशक्कत के बाद। वहीं दूसरी तरफ जो राहुल गांधी जी के ऊपर आरोप लगा रहे थे, अमेठी और वायनाड से 4 लाख के मतों से जीतते हैं। अमेठी की जितनी बड़ी बड़ी बातें आपके चैनल पर ही मैं क्या गया था। अरे लड़े ही नहीं सर अमेठी से, रायबरेली और वायनाड से। अमेठी से स्मृति ईरानी जी लड़े हैं। स्मृति ईरानी रायबरेली से लड़े। सर मैं वही कह रहा हूं, रायबरेली वायनाड से राहुल गांधी जी लड़े। और जब अमेठी की बात आई थी तब अमेठी के लिए जिस तरीके से आरोप लगाए गए थे उन आरोपों को खारिज किया और वहां अमेठी की जनता ने बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वहां से भगाया। यूपी में स्थिति देखी आपने, 65 से 33 के ऊपर आ गए। और यही तो अच्छा लगता है कि देखिए मध्य प्रदेश भूलकर भी याद नहीं करेंगे आप, गुजरात भूलकर भी जुबान पर नहीं लाएंगे आप, छत्तीसगढ़ को याद ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां क्लीन स्वीप है ऑलमोस्ट।
वहां कांग्रेस जिक्र नहीं करेगी कि मध्य प्रदेश जीरो क्यों हो गया, कांग्रेस गुजरात और क्यों ऑलमोस्ट इंडिया- जीरो हो गया, छत्तीसगढ़ क्यों जीरो हो गया। गुजरात में एक जीती हुई है। अरे सर ऑलमोस्ट मैं शब्द इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। लेकिन मैं आपको वही बता रहा हूं, पूरे देश में जिनकी तो भाई सरकार हो, कांग्रेस इसी में खुश है, दिल्ली पूरे भी याद देश कर के लें। अंदर जिनकी कांग्रेस इसी सरकार में हो, खुश है। कांग्रेस इसलिए खुश है क्योंकि आज जो मोदी जी अपने आप को एक छत्र राज करने वाले समझते थे, जनता ने उनको आईना दिखा दिया। उनको पता चल गया कि 272 का आंकड़ा क्या होता है, गठबंधन क्या होता है, लोगों को साथ चलने में क्या होता है। विपक्ष को इन्होंने कभी कुछ नहीं समझा। विपक्ष के ऊपर जिस तरीके से तानाशाही कई सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किया, ये राहुल गांधी जी थे जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, जिन्होंने किसानों के दर्द को समझा, जिन्होंने मजदूरों के राहुल दर्द को गांधी ने समझा। बाकायदा स्वीकार किया था कि हाँ जब हम सत्ता में थे और सत्ता में हम थे तो हमने पावर्स का इस्तेमाल किया और एजेंसीज का दुरुपयोग किया। राहुल गांधी जी उन्होंने ने खुद कभी स्वीकार किया था। राहुल गांधी जी ने कभी ये स्वीकार नहीं किया। सुन लीजिएगा राहुल आराम गांधी से। जी ने कभी ये चंद्र नहीं किया प्रकाश कि हम- पांडे जी हमारे बिल्कुल साथ नहीं जुड़े किया। हैं, आगे राजनीतिक जी। विश्लेषक हैं चंद्र प्रकाश पांडे जी। आज हम प्रोग्राम को नाम दे रहे हैं मोदी है तो। हम इसलिए प्रोग्राम को नाम दे रहे हैं क्योंकि कहा यही जा रहा था कि मोदी को वोट दीजिए या कहा जा रहा था कि मोदी को हटाना है। फिलहाल जो स्थिति है उसमें क्या वाकई में मोदी ही है, और मोदी है तो क्या जेडीयू है, टीएमसी टीडीपी है, क्योंकि वो कहा जा रहा है कि भाई शपथ पत्र दे चुके हैं। आपको लग रहा है एनडीए मजबूत ही रहेगा? चंद्र प्रकाश जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूँ, जवाब देना है मुझे जनाब। सर सवाल आपसे ही है, प्लीज सर। जी जी, देखिए इसमें जो बहस हो रही है, सबसे पहले तो ये लोकतंत्र की जीत है कि जो हार गए वो भी खुश हैं, जो जीते हैं वो भी खुश हैं। और उसके बाद दूसरी जीत जो है जनाब इसकी है कि ईवीएम पे जो आरोप लग रहे थे, कम से कम मुझे लगता है कि अब उस पे आरोप नहीं लगाना चाहिए। जी, अब बात आती है कि राहुल गांधी जी की कि उन्होंने जो यात्रा करी उसका क्या परिणाम रहा। तो परिणाम तो रहा ही कि भाई उन्होंने जो है एक हद तक अपने आप को वापस ले आए। लेकिन ये भी एक विचारणीय प्रश्न है कि 55 साल उनकी पार्टी सत्ता में रही है, संगठनात्मक रूप से ये चुनाव वो नहीं जीते हैं, सहयोगी दलों के आधार पर जीते हैं। तो संगठन के आधार पर उनको देखना चाहिए। जी सर, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं भाई, चुनाव तो फिर भी नहीं जीते हैं। अगर संगठन के साथ भी चुनाव को लड़ दिया तो भी कोई थोड़ी ना बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया कि कह दे जीत गए। क्या आप ये कह रहे हैं कि कुछ सीटों को बढ़ा लेना ही जीत हो गई? अब वो खुश है तो इसके लिए उनको किसी को खुश होने से आप मना कैसे कर सकते हैं? जी नहीं, लेकिन आईना तो दिखाना चाहिए ना भाई। मैं कह रहा हूं वो अगर 2 सीट पर भी खुश हो जाए तो हम कह दें कि भारी प्रचंड बहुमत से जीत गए। हम तो आईना दिखाएंगे ना। बिल्कुल, आईना तो आईने के सामने अगर वो खड़े होंगे तो हकीकत यही है कि जो उनके वोट शेयर हैं वो इसलिए बढ़ गए क्योंकि एक व्यक्तिगत, मैं नाम नहीं लूंगा किसी समुदाय का, एक समुदाय विशेष ने एक तरफा वोटिंग की। मायावती जी की पूरा वोट उनका दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया। तो एक जो कोई एक ये इसका वो नहीं है। और इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमारा कोई परमानेंट मैरिज नहीं है कांग्रेस से। तो अब एक विचारणी है, आईना तो हकीकत यही है कि वो अब, लेकिन वो आईने के सामने अगर खड़े होंगे या खड़ा होना चाहते हैं तो अब उसको क्या कहा जा सकता है? वो इस बात को देखना नहीं चाहते हैं। जी ठीक है सर, लेकिन एक शेर है कि मैं ताउम्र चेहरा साफ करता, आईना साफ करता रहा और धूल चेहरे पर लगी थी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, प्रोग्राम को नाम दिया है मोदी है तो। क्या मुमकिन है कि एनडीए मजबूत? क्या मुमकिन कि मोदी 3.0? क्या मुमकिन कि ज्यादा समझौते नहीं होंगे? देखिए, समझौते नहीं होंगे, इसके अलावा आपने जो कुछ भी कहा वो मुमकिन है। लेकिन जब अलग अलग दल एक साथ होते हैं तो समझौते के बिना गाड़ी नहीं चलती। इसलिए हमेशा गठबंधन की सरकार
कंसेंसस ड्रिवन सरकार होती। आपको लगता है कि अगर बहुमत आया होता तो आज, उससे पहले चलिए एक जिक्र कर देते हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आए तो 3 नारे लगे। एक नारा लगा भारतीय जनता पार्टी की जय, दूसरा लगा नरेंद्र मोदी की जय, और तीसरा लगा एनडीए गठबंधन की जय। 10 साल से, शायद 2013 से मैं भारतीय जनता पार्टी को दिन रात कवर कर रही हूँ। मैंने आज तक एनडीए की जय का नारा नहीं सुना, लेकिन कल के भाषण में नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू का भी जिक्र था। और स्वाभाविक है, समय काल परिस्थिति को देखते हुए किस तरीके से रणनीति बदलनी है, यह नरेंद्र मोदी को अच्छे से आता है। समय काल परिस्थिति देखते हुए कैसे नरेंद्र मोदी ने चुनाव के ठीक पहले 80 इंटरव्यू दिए और अपनी छवि को तरीके से जो भी बदले। सरकार की बात करें तो सरकार भावना, बातें, प्रचार नहीं चलती, सरकार आंकड़ों पे चलती है। आंकड़ों पे आज से पार्टी है, राजस्व चलती है, घटक दलों के साथ अब बैठक चल रही है, मैं वहीं पर मौजूद हूँ। और अभी एक समर्थन शपथ पत्र लिया गया है, उस शपथ पत्र में क्या लिखवाया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं, ये लिखा गया है कि एनडीए के साथ रहेंगे, या ये लिखा गया है कि हम जो भी देंगे उसमें सहयोग करेंगे? पत्र में लिखा गया है कि नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सरकार का गठन नरेंद्र मोदी करेंगे और हमारा चेहरा सरकार का नरेंद्र मोदी होगा। और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति के पास जाके सरकार बनाने का दावा करेगी जी। अब आप देखिए, प्रैक्टिकली समझते हैं। आज की तारीख में सबको ये लगता है कि नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की सबसे ज्यादा जरूरत है, चिराग पासवान की है, शिवसेना शिंदे की है, तो इसमें कोई दोहराई नहीं। लेकिन जितनी जरूरत नरेंद्र मोदी को है उतनी जरूरत नीतीश कुमार को भी है। नीतीश कुमार सत्ता से दूर नहीं रह सकती, सब जानते हैं। नीतीश कुमार राजनीतिक हवा समझ के एनडीए के पास आ गए चुनाव से पहले। क्यों? क्योंकि सत्ता में रहना था। और फर्ज कर भी लीजिए कि आज राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव फोन करके नीतीश कुमार को साथ ले भी जाए, तो क्या आपको वास्तविकता में लगता है कि नीतीश कुमार वहां जाएंगे? नीतीश कुमार की 12 सीटों के साथ अगर वो इंडिया के साथ चले भी जाए तो क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी? अगर चंद्रबाबू नायडू भी चले जाए तो क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी? नहीं, 10 और सांसद चाहिए होंगे। इसलिए सभी नंबर, एक एक नंबर जुटाने में बहुत ज्यादा टेक्निक लगती है। यहाँ पर बस बात सिर्फ इस बात की है, एनडीए के पास समर्थन है, गठबंधन है और कंसेंसस के साथ चलना होगा। यानी कि मुमकिन सब कुछ है, लेकिन अब आपको पूछ कर काम करना होगा। आप ये सोचें कि राष्ट्र स्पीकर हमारा हो, आप ये सोचें कि होम मिनिस्ट्री, डिफेंस, फिनेंस, सड़क, इसके अलावा अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, ये सब कुछ हमारा हो, रेल हमारा हो, शायद ये संभव है। क्योंकि अब शिवसेना कह रहा है कि हम भी एक तो कैबिनेट लेंगे और एक एमओएस लेंगे। ठीक वैसे ही उस लिहाज से नीतीश कुमार कहेंगे कि फिर तो हम सिग्नल लेंगे, क्यों भाई हमारे तो 12 सीटें हैं। तो जब 4 सीटों वाला 4 सीटें जिसकी आई है वो 2 कैबिनेट या एक कैबिनेट और एक एमओएस 2 सीट मांग रहा है, तो फिर 12 सीटों वाला तो एकजुट रहने के लिए बंटवारा करना होगा। देखिए, एकजुट रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को स्ट्रैटेजी के साथ और बैलेंस करना पड़ेगा, समझौते करने पड़ेंगे। ये तो है। एक और सवाल मेरा आपसे, क्योंकि मोदी है तो क्या ये मुमकिन है कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना वापस आ जाए? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं हम इस्तीफा दे रहे हैं और दोनों नेचुरल अलायंस रहे हैं आइडियोलॉजी के साथ। महाराष्ट्र में पिछले 5 साल में जो हुआ, जिसकी तस्वीर अभी देखने को मिली, जनता ने नहीं पसंद किया कि क्या हुआ, लेकिन फिर भी ये राजनीति है। ना सिर्फ उद्धव ठाकरे, कोई बड़ी बात नहीं कि 1 साल पूरा होते होते डीएमके भी आ जाए 21 सीटों के साथ, क्योंकि बहुत तरह विचारधारा डीएमके और भाजपा की एकदम अलग है, लेकिन विचारधारा की राजनीति तो हुई नहीं है ना पिछले 5 साल। तो भारतीय जनता पार्टी ये कर सकती है कि हमें नीतीश पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, उस चलते हम डीएमके को ले आए, उसके बाद नीतीश
कि हम मजबूरी बन नहीं जाए। ये तो तय अभी है अदिति, बहुत- हम आप हमारे साथ बने रहिए, पूजा कपिल जी भी यहाँ हैं, क्योंकि ये तो तय है अगर एनडीए की सरकार बनी तो INDIA इसके कई घटक दल हो सकते हैं अगले 1 से 2 साल में एनडीए का हिस्सा हो जाएं। लेकिन पूजा कपिल जी भाई इतनी जल्दबाजी क्यों? मुझे बहुत अच्छे से याद है 2019 में जब प्रचंड बहुमत के साथ 303 के साथ बीजेपी की सरकार सत्ता में आ रही थी तो 3 दिन जश्न नहीं रुक रहे थे, और अब 24 घंटे के साथ ही हम कह रहे हैं कि नहीं हम अपना दावा पेश करेंगे। ऐसा क्यों? विश्वास नहीं है घटक दल पे? नहीं, पूर्ण विश्वास है विजयन जी। और आप देखिए ये हमें जीत पर भी जनता का विश्वास था। ये बात सही है कि हमारा जो लक्ष्य था, जो टारगेट था, उससे हम थोड़ा पीछे रह गए, लेकिन आप तो जनता नहीं ने कहेंगे ना आशीर्वाद कि दिया। EVM हैक हो गई? जनता ने आशीर्वाद आप जी तो नहीं कहेंगे ना कि EVM हैक हो ये गई, जहां कांग्रेस के की लिए सरकार छोड़ा थी। है। वैसे आपने इससे पहले जब बात की थी तो वो जो आईने वाली बात की, ये एक अजीब सी बात है। कल से मैं देख रही हूँ 240 वर्सेस 99 और 14 वर्सेस 8। वो लोग हमें बता रहे हैं हम हार गए, लेकिन हम पूरी विनम्रता से, पूरे हम्बल होकर स्वीकार कर रहे हैं कि हम अपनी समीक्षा करेंगे, क्योंकि हमें आशा थी। जनता ने कहा छोड़ा, कम से कम आईना इनको देख लेना चाहिए अच्छे से कि अभी ये कहाँ है। ये खुद 99 के फेर में, इंडी उसके अंडर में। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, जल्दी है प्रधानमंत्री जी के सारे कार्यक्रम लगे, आगे की पूरी रूपरेखा आपने देखा होगा। चुनाव रिजल्ट के साथ साथ वो अपनी बैठकें लगातार कर रहे थे, और चुनाव प्रचार के बाद में भी देश के लिए क्या काम करना है वो सारे काम, सारी बैठकें चल रही हैं, चाहे उनके बाहर जाने का प्लान हो, चाहे देश में क्या करना है। तो सरकार यथावत चलती रहे। तो लगा है, अब आपको पूछना पड़ेगा चंद्रबाबू नायडू से कि साहब हम ये कर रहे हैं, करें या ना करें। नीतीश जी से पूछना पड़ेगा ये करें या ना करें। अब एक्चुअली में जिसको सियासत कहते हैं ना मैम, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है, एक छत्रवाद नहीं है। बिल्कुल एक्चुअल में लोकतंत्र अब महसूस होगा कि हाँ, पार्टियों को साथ लेकर, नेताओं को साथ लेकर चलने का मतलब क्या होता है। देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती थी विजय जी, हम वो पार्टी हैं जो राख से उठे, दो से थे, मजाक झेला हमने कि ये लोग मजाक उड़ाते थे। कभी सरकार, इसी जनता जनार्दन ने पूर्ण बहुमत की 14 में सरकार दी, फिर इसी जनता जनार्दन ने रिकॉर्ड तोड़ते 19 की दी, आज सरकार तो दी है, हमें विजयी तो बनाया है। हाँ, अगर जो कमी रही है, ये कह रहा हूं कि भाई जिस तरीके से फोर्सफुली कई आपने अपने बेहतरीन नेताओं को VRS दे दिया, सिर्फ इसलिए कि नहीं वो पसंद नहीं है, वहां से एक एहसास तो हुआ होगा ना कि अगर काश वो नेता होते हमारे साथ तो क्या पता हम 400 पार आगे होते। की पीढ़ी को तैयार करना किसी भी संगठन का, किसी भी सत्ता का काम होता है। भारतीय जनता पार्टी ने युवा लोगों को वो मौका देने की पूरी कोशिश की। जनरेशन चेंज जो होगी नेता की उम्र कितनी थी वो चले, और आदरणीय मोदी जी का लगातार बराबर ये सेंटेंस हम सुनते आ रहे हैं। उम्र कितनी थी? हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास पर विश्वास करते हैं। नेता की उम्र कितनी थी मैडम? विजय जी, हम सबके साथ पर विश्वास करते हैं, इसलिए ठीक है। भरत, क्या कांग्रेस इस पर मंथन करेगी? क्योंकि मैं बहुत गंभीरता से सवाल कर रहा हूं। जब कांग्रेस ने अपने इलाके के अंदर गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश की है, वो जमीन वो हमेशा के लिए खो गई है। क्या इसका नुकसान भविष्य में नहीं होगा कि जहां जहां आपने गठबंधन करके दूसरों को पोषित कर दिया, वहां कांग्रेस खुद कैसे रुकेगी? देखिए विजेंद्र जी, ये जो चुनाव था, ये चुनाव था कि इस देश के अंदर जो तानाशाही एक तरफा चल रही थी उसको खत्म करने का, और भारतीय जनता पार्टी इसका जो उपयोग कर रही थी वो क्या था? वोटों का ध्रुवीकरण होने का, जो वोटों का डाइवर्जन होने का। आप देखिए उत्तर प्रदेश में जब हम एक हुए, जब अगड़ा, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सब एक हुआ, तो आपने देखा उत्तर प्रदेश में जो ये 65 सीटें लेकर आए थे, इनकी क्या हालत हुई। आपने देखा कि किस तरीके से, और चाहे महाराष्ट्र राज्य हो, चाहे बिहार, हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, हर जगह क्या स्थिति हुई भारतीय जनता पार्टी की। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के अंदर, अभी आपने भी कहा कि सबको साथ लेकर चलना होता है। जनता अपना मत उस व्यक्ति को, उस पार्टी को, उस कैंडिडेट को देती है जिसे वो समझती है। लेकिन एक बात जानने की यहां पर यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी जो प्रधानमंत्री मोदी जी को विश्व का सबसे बड़ा नेता मानती थी, जिसने बड़े बड़े कहे कि हमने विकसित भारत बना दिया, हमने लोगों के जो आय थी उसको बढ़ा दिया, तो फिर क्यों आप 272 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाए? क्या आप इसी में खुश है कि इंडिया गठबंधन सरकार नहीं बना पा रही? अरे जनता ने बहुमत दिया है, तीसरी बार सरकार बनी है भाई। भारत हम हैट्रिक बनाए आजाद भारत में। आप नेहरू जी की बात कर रहे हैं, क्यों ना खुश हो? जनता के आशीर्वाद हो, जनता ने जो प्यार इसने दिया है उसके लिए क्यों ना खुश हो? क्यों नहीं खुश होनी चाहिए? मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। आपको 1 मिनट भरत, आपको जनता ने बहुमत नहीं दिया। अदिति तो किसी ने वोट दिए? आप 272 पार गए क्या? आप 272 पार गए क्या? चुनाव आप कहेंगे मैं यही प्रोग्राम क्लोज कर दूंगा। 1 मिनट मैम प्लीज। सीटें कहां से अरे मैम रुक जाइए आप अरे प्लीज। 72 पार प्लीज गए क्या? भरत प्लीज। अदिति
देखिए इत्तेफाक देखिए कि जो 99 पे हैं वो कह रहे हैं हम जीत गए, और कह रहे हैं जिनके 272 नहीं आए 240 पार कर गए वो हार गए। मेरा सवाल आपसे यह है, दो सवाल, मेरे पास 1.5 मिनट है। पहला सवाल तो ये, क्या कांग्रेस ने अपनी जमीन पर दूसरों को पोषित कर दिया और इसी चक्कर में कई राज्यों के अंदर वो खत्म हो चुकी है, तो क्या इसका खामियाजा भुगतेगी? पहला सवाल। दूसरा, अब कैबिनेट के स्वरूप में क्या राजस्थान में कुछ दिखाई दे रहा है? कई दिग्गज नेता चुनाव लड़ा दिए गए लेकिन अब गठबंधन है। मैं दूसरा सवाल आपके शायद नेटवर्क के चलते नहीं सुन पाई, मैं आपका आखिरी सवाल रिपीट आप कर दीजिएगा। दूसरा सवाल है, क्योंकि अब गठबंधन है और गठबंधन में राजस्थान से हम कितनी मिनिस्ट्री देख सकते हैं, क्योंकि कई दिग्गजों को लड़ा दिया गया चुनाव। बिल्कुल, तो अब आपका पहला सवाल तो ये है कि कांग्रेस 99 पे खुश है। देखिए क्या होता है, नरेंद्र मोदी से उम्मीद थी, जब नरेंद्र मोदी ने 400 का नारा दिया, 370 का नारा दिया, लोगों ने उसकी प्रैक्टिकलिटी समझी नहीं कि हो सकता नहीं हो सकता, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा है, उन्होंने बड़े बड़े काम किए तो शायद 400 भी हो जाएगा। एग्जिट पोल भी उस तरीके के आए, क्योंकि नरेंद्र मोदी पर विश्वास था। वैसे ही कांग्रेस को खुद पर विश्वास नहीं था, भले ही हमारे कांग्रेस के साथी इस बात से आपत्ति जताए, लेकिन सही मायने में आज केवल 100 के करीब आने पर मैं कल से देख रही हूँ कि कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे कल वो शपथ लेने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये चुनाव 3 बड़ी बातें दर्शाता है। पहला, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं लेकिन बहुमत के साथ नहीं। दूसरी बात कि कांग्रेस को रिवाइवल मिल गया, कांग्रेस अस्तित्व में वापस आ गई। और तीसरी बड़ी बात है कि रीजनल पार्टीज किंग मेकर की भूमिका में आ गई। ये वो रीजनल पार्टी है जिनको भाजपा सोचती थी कि लोकतंत्र के लिए सही नहीं है और वो इवेंचुअली खत्म कर रही थी। लेकिन अब तीसरी आपने कहा शायद समय कम हो रहा है विजेंद्र। बिल्कुल अदिति, क्योंकि मुझे एक ही कमेंट लेना है, मैं आपसे आगे भी बातचीत करेंगे, हम बातचीत करते रहेंगे इस मुद्दे पर। लेकिन सर, जिस तरीके से चंद्र प्रकाश पांडे जी, आपको लग रहा है कोई कंफ्यूजन है इसको लेकर कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार शपथ नहीं लेंगे? कोई भी कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं जी, पूरे विश्व को पता है, बहुत सारे देशों ने बधाई दी है। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बात हुई थी कि आज नीतीश कुमार को महत्व दिया जा रहा है, चंद्रबाबू नायडू को। माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूँ, अदिति के पास कुछ इंफॉर्मेशन है। अदिति, ओवर टू यू। इन्फॉर्मेशन नहीं, मुझे एक राजस्थान पे बहुत रोचक बात आपने पूछी, मैं 30 सेकंड में खत्म करती हूँ। अब अगर राजस्थान में आप चेहरों के लिहाज से बात करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत राजपूत चेहरा है, भाई उनको 2 बार से है तो होना चाहिए। फिर ऐसे ही ओम बिरला स्पीकर थे तो अब कैबिनेट में सीनियर पोस्ट, भूपेंद्र यादव पहले मंत्री रह चुके हैं, तो ऐसे में तो बहुत सारे चेहरे हो जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है केवल एक जाट चेहरा आएगा और इकलौता जाट चेहरा है भागीरथ चौधरी। अब वो उनके लिए बनता है नहीं बनता, क्या वो मतलब आइडियली उनको जाना चाहिए नहीं, पर जाति के लिहाज से वो जा सकते हैं। केवल एक चेहरा जाता नजर आ रहा है, क्योंकि अगले 2-3 साल राजस्थान में ना कोई चुनाव है, ना कोई ऐसी स्थिति है जिसमें राजस्थान में जातीय समीकरण बैठाना पड़े। ठीक है, चंद्र प्रकाश पांडे जी अपनी बात पूरा कीजिए। सर, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी में तो चुनाव फंसा ही हुआ था, जो चाहते थे कि मोदी इस बार वापस सत्ता में ना आए। जी, देखिए मैं एक बात वहां से क्लियर करूं जहां से हुआ था कि गठबंधन की, कभी इसके संयोजक हुआ करते थे चंद्रबाबू नायडू, जॉर्ज फर्नांडिस, और एक्चुअली पहली बार जो नेचुरल अलायंस हुआ था, पॉलिटिक्स हुई थी शुरुआत, और जो चली थी वो नीतीश कुमार जी थे। बीच में बहुत सारी स्थितियां हुई, उस पर हम नहीं जाएंगे। उसके बाद अब ये जो कांग्रेस का ये मानना है कि उनका कोई परिवर्तन हुआ, उनका कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, उनका कोई वोट नहीं बढ़ा है। उनको एक परिस्थितियों में अखिलेश यादव के समर्थन से और दूसरे जो क्षेत्रीय दलों के वोट उनको ट्रांसफर हुए हैं, अगर उनको अपने आप लड़ना पड़ेगा तो वो 52 जो पिछली बार थे 54, अब की बार वो 10, 15, 20 सीट पे आ जाएंगे। तो इनका कोई रिवाइवल नहीं हुआ है। अब बीजेपी की जो जीत है, बीजेपी की जीत इसलिए नहीं हुई, उसका कारण ये था कि सीधी लड़ाई हो गई। ओवैसी फैक्टर नहीं था, मायावती जी का फैक्टर नहीं था, वोटों का डिवाइडेशन आमने सामने हुआ, 2 तरफा हुआ। अगर मायावती जी, अखिलेश और भाजपा तीनों एक साथ लड़ते तो आज स्थिति अलग होती, वही 70 सीटें बनती। तो वोटों का डिवाइडेशन नहीं हुआ, वोट एक तरफा हुआ। प्रकाश पांडे जी, शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए। आप कह रहे हैं कि यूपी के अंदर जो 10% के आसपास जो बसपा का वोट शिफ्ट हुआ INDIA की तरफ, उसने पूरी स्थिति को बदल कर रख दिया, क्योंकि अमूमन 2014-19 में 19% के आसपास बसपा को वोट मिला था, जो इस बार 9% के आसपास ही रहा। शुक्रिया हमारे साथ। भरत, आपका भी शुक्रिया, पूजा आपका भी शुक्रिया, और अदिति आपका भी शुक्रिया। मोदी है तो बहुत कुछ मुमकिन है। नमस्कार।
है।